फ्रेंड्स, वेलकम टू रिफार्म हाइड्रोपोनिक्स। आज हम हाइड्रोपोनिक्स कमर्शियली कैसे किया जाए और कैसे हाइड्रोपोनिक्स को बिजनेस के हिसाब से किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। आई विल टॉक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में बात करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच पाए। तो बिफोर वी स्टार्ट, 2020 में इस साल हमने काफ़ी सारे नए वेंचर्स आते देखे, काफ़ी सारे वेंचर्स बंद होते देखे, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया। एसेंशियल के अंदर मेडिसिन हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, तो यानी कि फार्मिंग जो है वो एसेंशियल है। और ये वेंचर अगर कमर्शियली किया जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, दिस एज अ बिजनेस कैन ऑलवेज थ्राइव एंड कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ इवन लॉकडाउन्स और पैंडेमिक्स। तो इसमें से ये हम सीख सकते हैं कि अगर इसको सही ढंग से किया जाए और सही तरीके से किया जाए, वेल प्लान्ड ऑपरेशन हो, तो फार्मिंग, हाईटेक फार्मिंग, एग्रीकल्चर कैन बी अ बिजनेस टू। तो अब हम देखेंगे कि हाईटेक एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उससे ये कैसे सिमिलर भी है लेकिन अलग भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हाईटेक एग्रीकल्चर। व्हाट इज हाईटेक एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। तो जो बरसों से ओपन फील्ड में फार्मिंग होते आया है, जिसमें हम लोग पानी डालते हैं, बीज लगाते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो या केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब हम लगाते हैं और वी वेट फॉर द क्रॉप। और ये जो हमारा क्रॉप है, ये क्रॉप के उगाते उगाते हमको काफ़ी सारी अड़चनें भी आती हैं, जैसे कि बारिश आ गई, कमौसमी बारिश है, हमको टाइम जो ग्रोथ का टाइम होता है उस टाइम पर रेट्स गिर जाते हैं, रेट्स अप हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग टाइम हम प्लान नहीं कर पाते हैं और ऐसी कई सारी इश्यूज हैं, लेबर के प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये सब करने के बाद भी आज फार्मर फार्मिंग करता है, प्रोडक्शन निकालता है और अपना जो फार्मिंग का बिजनेस है या फार्मिंग का जो ट्रेडिशन है बरसों से जो होता आ रहा है वो कंटिन्यू कर रहा है। अब इसी फार्मिंग को हम हाईटेक क्यों बोलते हैं या प्रिसिशन फार्मिंग क्यों बोलते हैं और उससे क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे जो अड़चनें हैं फार्मिंग में, यानी कि इरिगेशन में बहुत सारा पानी लगता है तो हम ड्रिप इरिगेशन लेके आए। उसके बाद हम लोग बैल चलाते थे, बैल से हल चलाते थे, ट्रैक्टर्स आ गए, तो ट्रैक्टर्स आने के कारण जो फार्मिंग है वो बहुत ईजी हो गया, स्पीड आ गई, लेबर इंटेंसिव नहीं रहा, एनिमल्स पर रिलाय हम कम करना लगे। और ये करने के साथ साथ हमको जो अदर इक्विपमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स है एग्रीकल्चर में, यानी कि पीछे रोटावेटर आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैरोज आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए, लेजर से हम लेवलिंग कर पा रहे हैं, तो द प्रिसिशन लेवल इंक्रीजेस। फार्म की जो आउटपुट है हम इंक्रीज करा सकते हैं विद अ लेसर इनपुट कॉस्ट। उसके बाद आ गया दौर जहाँ पे शेड नेट हाउसेस और ग्रीन हाउसेस आ गए, और वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे ग्रीन हाउसेस नहीं है, हर एक जगह पे ग्रीन हाउसेस हैं। और ग्रीन हाउसेस का मेन उपयोग क्या था कि हम डायरेक्ट सनलाइट को काट सके, डायरेक्टली इंसेक्ट्स को हम कम कर सके या निकाल सके, या इंसेक्ट्स को अंदर आने ही ना दे, जिससे पेस्टिसाइड का यूज मिनिमम हो जाए। साथ साथ में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी हम हो सके उतना कंट्रोल ला पाए। तो जहाँ जहाँ सही ढंग के ग्रीन हाउस बने और टेक्नोलॉजिकली करेक्ट ग्रीन हाउसेस बने, वहाँ पे ग्रीन हाउसेस सक्सेसफुल हुए। जो ग्रीन हाउसेस टेक्नोलॉजिकली नहीं बने और सब्सिडीज के लिए बने, वो काफ़ी सारे ग्रीन हाउसेस नहीं चले। वो भी आपने देखा होगा, कई सारी स्टोरीज पढ़ी होगी जहाँ ग्रीन हाउसेस नहीं चल पाए क्योंकि वो कट कॉपी पेस्ट डिज़ाइन पे बनाए गए थे कि भाई यहाँ ग्रीन हाउस बना है वैसा ही हम बना दो, सब्सिडी मिल जाएगी, हम फ्री। तो वैसे ग्रीन हाउसेस ज़्यादा नहीं चल पाए, लेकिन टेक्नोलॉजिकली करेक्ट डिज़ाइन जो ग्रीन हाउसेस हुए, वो ग्रीन हाउसेस के अंदर सही टेम्परेचर, सही ह्यूमिडिटी, सही शेड कंट्रोल यानी कि सनलाइट का कंट्रोल हुआ। और ऐसे ग्रीन हाउसेस के अंदर जहाँ मैनेजमेंट सही था, वो सारे ग्रीन हाउसेस सक्सेसफुली ग्रो हुए और फार्मर्स ने खूब पैसा बनाया। अभी इन्हीं ग्रीन हाउस के साथ साथ हमने ये समझा कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हाइड्रोपोनिक्स से हम फार्मिंग और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो क्या हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउसेस के साथ लिंक्ड अप है, ग्रीन हाउस में ही हो सकता है कि नहीं? क्या हाइड्रोपोनिक्स छोटा फार्मर कर सकता है कि नहीं, या कमर्शियली कर सकता है कि नहीं?
ये सभी हम पॉइंट्स पर अभी डिस्कस करेंगे। तो बिफोर वी गेट इनटू हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये हम समझेंगे। हाइड्रोपोनिक्स यानी कि हाइड्रोपोनिक्स यानी कि ग्रोथ। हाइड्रो माने वाटर, पानी, और पोनिक्स यानी कि ग्रोथ। ये हाइड्रोपोनिक्स वर्ड जो है यानी कि पानी में खेती, वाटर बेस्ड फार्मिंग, ये बेबीलोन संप्रदाय जो था, जो आज से हजारों वर्षों पहले जो था, वो बेबीलोन युग में जहाँ पे फार्मर्स फार्मिंग करते थे, इस टाइम पे वाटर बेस्ड फार्मिंग इन्वेंट हुआ था। ये आज से कई हजारों साल पहले ऑलरेडी हो चुका है। तो हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी के ऊपर तैरता हुआ फार्म, बेबीलोन के गार्डन्स, आप इवन यू कैन गूगल दिस, ये गूगल पे भी अवेलेबल है, बेबीलोन गार्डन्स इसको बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे पानी के ऊपर ही फार्मिंग किया जाता था। तो ऐसा है नहीं कि ये ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है और कंप्लीटली रॉकेट साइंस है या मिशन मंगल है, नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल साइंस। रूट्स जो है, कोई भी पौधे के रूट्स होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें एयर की जरूरत होती है, यानी कि हवा। रूट्स भी ब्रीथ करते हैं और रूट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है। तो एरेटेड वाटर होता है, उसके अंदर ये फार्मिंग किया जा सकता है। एरेटेड वाटर यानी कि जैसे आप घर में छोटा सा एक्वेरियम रखते हैं और उसमें मछलियां रखते हैं, तो वो पानी के अंदर हम एरेशन करते हैं, क्योंकि मछलियां पानी के अंदर साथ साथ हवा ब्रीदिंग भी करती है। सिमिलरली हर एक प्लांट ब्रीदिंग करता है रूट्स के द्वारा भी, और उसके लिए हमको एरेटेड रखना है पानी को, यानी कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा हमको मेंटेन रखनी है पानी में। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व हुआ है, वो ऑक्सीजन की लेवल जो है वो हमको पानी में मेंटेन रखना है। तो सिंपल नॉर्मल एयर पंप जो एक्वेरियम में होता है, जिससे हम एयर छोड़ते हैं अंदर, एटमॉस्फेयर में अराउंड 20%, 20% ऑक्सीजन होता है, तो वही हम पानी के अंदर बबल्स क्रिएट करते हैं, और यही बबल्स के द्वारा हम एयर को ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। तो ये पानी के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड एयर है और फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये उसके जो मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, ये एलिमेंट्स, और फिर माइक्रो एलिमेंट्स जिसमें आयरन, फेरस, मॉलिब्डेनम, जिंक वगैरह लंबा लिस्ट है, जिसके अंदर ये माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। और ये सभी इकट्ठा करके, कैल्शियम है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तो ये सारी चीज़ों का मात्रा सही ढंग से हर एक क्रॉप के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसको पानी में मिक्स किया जाता है। तो पानी में उसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है, उसको एयर मिल जाता है। अब पानी के अंदर रहेगा कैसे? वो प्लांट को तो हमको 90 डिग्री पोजीशन पे खड़ा रखना है, तो उसके लिए हम उसको ऐसा एक प्लास्टिक का या फोम का या कोई भी एक डिवाइस रखते हैं, जिससे उसका रूट पकड़ के रख सके और प्लांट गिर ना जाए, पानी के ऊपर वो स्टिफ रह सके। तो हम लोगों ने ऐसी सिस्टम्स क्रिएट की जिससे ये पॉसिबल हो सके। अभी ये हाइड्रोपोनिक्स अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इंडिया के अंदर यहाँ काफ़ी सारे त्यौहार होते हैं जिसके अंदर जुआरा उगाते हैं। तो लेडीज़ जो है वो इतने छोटे से बाउल में जुआरा उगाते हैं और जुआरे इतने बड़े हो जाते हैं। और काफ़ी सारी इंडियन होम्स में ये जुआरा उगाने की पद्धति होती है। जुआरा का पानी पिया जाता है, जुआरा को क्रश करके उसका जूस पिया जाता है। तो ये जुआरा उगाना पानी के अंदर विदाउट सॉइल इज़ नथिंग बट हाइड्रोपोनिक्स। और सिंपल भाषा में कहूँ तो काफ़ी सारे टेरेसेस में आपने देखा होगा, पुराने घरों में क्रैक्स होती है जहाँ पे पीपल के पेड़ खुद उग जाते हैं बारिश के पानी से। तो दिस इज हाइड्रोपोनिक्स, नेचर्स वे ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। सो सॉइल में ही फार्मिंग होता है, ये ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स इज जस्ट अनदर वे ऑफ फार्मिंग, एक अलग तरीका है उगाने का। इससे बेनिफिट्स क्या है, क्यों किया जाए? तो ये बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्टली पानी में न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, तो क्रॉप को उगने में कम से कम समय लग जाता है, उसका ग्रोथ अच्छा होता है, उसका अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स खींचने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। सॉइल में जो अलग अलग प्रकार के दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, जो हमको नहीं चाहिए, वो सॉइल ही नहीं है, तो रूट बॉर्न डिजीजेस जो है वो कम हो जाते हैं और आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मोर प्रोडक्शन, फास्टर प्रोडक्शन, लेस पेस्टिसाइड्स एंड लेस केमिकल्स टू बी यूज्ड बिकॉज सॉइल बॉर्न डिजीज कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी जो है इसमें प्रिजर्व होता है और सेव बहुत होता है। जैसे आज हमने ओपन फील्ड फार्मिंग में 5 लाख लीटर पानी लगाया, तो यहाँ सिर्फ 500 लीटर पानी में काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही पानी कंटिन्यूसली रिसाइकल हो रहा है और 30 दिन से 30 to 45 डेज, 30 से 45 दिन के लिए वही पानी हम सर्कुलेट करके यूज कर रहे हैं। और
साथ साथ में जो आप खाद यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी आप चेंज नहीं कर रहे फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, तो आप वही का वही न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर रहे हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाउन जा रहा है। अब इसको आप अगर फैक्ट्री के जैसे लगाए, सिस्टम ऐसी बनाए जिससे हर महीने वही क्रॉप फटाफट निकले फैक्ट्री के जैसे, तो आपको क्या होगा कि आप जिसको बेच रहे हैं सब्जी, वो लोग आपसे रेगुलर खरीदेंगे। साल के 365 दिन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो खरीदने वाले को भी इजी पड़ता है, तो आपका मार्केट एक्सेस इजी हो जाता है, राइट। सो ये है हाइड्रोपोनिक्स की बेसिक्स। अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। खेती सिर्फ पानी को यूज करके विदाउट सॉइल, और ये हाइड्रोपोनिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट ना समझे। नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का आदमी भी ये कर सकता है, छोटा किसान बिल्कुल ये फार्मिंग कर सकता है, बड़ा किसान भी ये फार्मिंग कर सकता है, लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग हो सकती है। छोटे से स्टार्ट करके आप बड़े कर सकते हैं फार्म्स, खुद के घर के टेरेस पे हो सकता है, खुद की बालकनी से शुरू हो सकता है, खुद के छोटे से टेबल पे आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल हॉबी, राइट। इसके बाद है हाउ टू स्टार्ट हाइड्रोपोनिक्स, हॉबी, डू इट योरसेल्फ एंड कमर्शियल वेंचर। तो हॉबी, डू इट योरसेल्फ क्या है और कमर्शियल वेंचर क्या है। तो आज हम अगर कोई भी बिजनेस है उसके अंदर हम सीधा कूद जाए बिना सीखे, और हर एक बिजनेस के अंदर एक टेक्निक होती है, तो टेक्निक को सीखे बिना कोई भी बिजनेस में अगर हम उतरते हैं तो नॉर्मली हमको लॉसेस ही होंगे। तो पहले जब हम डू इट योरसेल्फ यानी कि छोटे से सिस्टम्स जो ऑनलाइन मिलते हैं, हमारे भी कुछ लिंक्स है जो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, उसमें से आपको ऑनलाइन छोटे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें से आप समझ के सीख के खुद छोटा सा स्मॉल सेटअप लगा सकते हैं, जिससे आपको बेसिक्स आ जाएगा। यानी कि आप रेस ट्रैक पे गाड़ी दौड़ाने के पहले उसका एक छोटा सा सेशन खुद सीखें, बाजू वाले की गाड़ी लेके सीखें तो अपनी गाड़ी टूटे नहीं। उसी हिसाब से यू कैन डू अ स्मॉल सेटअप एट योर प्लेस, और उसमें आप सीखें कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, फार्मिंग कैसे किया जाए, न्यूट्रिएंट्स कैसे किया जाए, और डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्स के अंदर आप छोटा सा यूनिट लगा के खुद उसकी सब्जियां हार्वेस्ट करें, घर के अंदर यूज करें, और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाइड्रोपोनिक्स बिजनेस कैसे हो सकता है। और उसके पहले आप उगाना कैसे सीखेंगे, तो उगाना सीखना जरूरी है बिजनेस में उतरने से पहले, राइट। तो हाइड्रोपोनिक्स हॉबी इज अ फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू द सेकंड स्टेप। कमर्शियल बिजनेस करने के पहले एक छोटा सा हॉबी यूनिट लगा के सीखना बिल्कुल जरूरी है। इसी से आपको क्लैरिटी आएगा कि भाई एक वीडियो देख के मैं सीधा बिजनेस लगाऊं और खुद मैं हार्वेस्टिंग सीखूं, प्रोडक्शन सीखूं, उसका कितना लाइट मुझे चाहिए होगा, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए होगा, ये प्रैक्टिकल जब होता है। 2-3 हॉबी के यूनिट्स के अंदर आप जब यूनिट लगाने के बाद समझो उसमें सही न्यूट्रिएंट नहीं लगा और वो क्रॉप नहीं उगा, फेल हुआ, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये किया था इसलिए फेल हुआ, राइट। या आप अपने कंसल्टेंट से बात करेंगे और सीखेंगे कि मेरा ये क्रॉप क्यों नहीं उगा। तो ये जब होगा छोटे लेवल पे, स्केल नॉट वेरी बिग स्केल पे, तो इसमें आप सीखेंगे, और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अभी कमर्शियल वेंचर क्या है? कमर्शियल वेंचर ऐसा वेंचर है जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्रोजेक्ट लगाते हैं जिसमें आपको प्रॉपर प्रॉफिट ऑन योर इन्वेस्टमेंट यानी कि रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट बैठे, और वो कमर्शियल बिजनेस के जैसे किया जाए। यानी कि आपको भी जैसे ये पेन बनाने की फैक्ट्री आप लगाएं, तो मुझे कितना मटेरियल, कैप कितने में पड़ेगा, निब कितने में पड़ेगा, इंक कितने में पड़ेगा, बॉडी कितने में पड़ेगा, मैं उसको कौन से मशीन से बनाऊंगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसका फैक्ट्री कैसा चाहिए, लाइसेंसिंग क्या चाहिए, किसको बेचूंगा, होलसेल क्या होगा, क्रेडिट पीरियड क्या होगा, कितने समय में मेरा इन्वेस्टमेंट जो लगा है वो रिटर्न होगा। तो ये जो प्लान्ड प्रोजेक्ट है, कमर्शियल वेंचर है, वो कमर्शियल वेंचर बड़े स्केल्स पे किया जाता है। तो टेरेसिस से स्टार्ट हो सकता है कमर्शियल वेंचर, इंडोर से स्टार्ट हो सकता है, ग्रीन हाउसेस बना के उसके अंदर किया जा सकता है। तो कमर्शियल वेंचर नॉर्मली ऐसा होता है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। और हम एज कंसल्टेंट्स वी ऑल्सो प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। आपको हम पूरा गाइडेंस दे सकते हैं कि हाउ टू मेक अ कमर्शियल वेंचर, हाउ टू प्रिपेयर अ कमर्शियल वेंचर, आपके पास कौन से रिसोर्सेज है। जैसे कि आज आपके पास कहीं बड़े सिटी के नज़दीक में ज़मीन है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाए कमर्शियल वेंचर के लिए, या आपके ऑफिस के या फैक्ट्री के टेरेस पे आपके पास जगह है, या घर के बंगलों के पीछे या फ्लैट के नीचे आपके पास जगह है, तो उसको, या इवन घर के अंदर कोई फ्लैट के अंदर 2 रूम्स खाली है, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए कमर्शियल वेंचर में, इसका हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और ये इस हिसाब से किया जा सकता है कि छोटे से छोटा फार्मर या बड़े से बड़ा फार्मर
या अर्बन फार्मर हो जो बड़े शहरों में रहता है, या कोई रूरल फार्मर है जो छोटे से छोटे गांव में रहता है, ये भी ये प्रोजेक्ट कर सके। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कमर्शियल वेंचर्स एंड हु कैन डू इट, यानी कि कितने प्रकार के हाइड्रोपोनिक के कमर्शियल वेंचर्स किए जा सकते हैं। तो इसमें टाइप्स अलग तरीके से फिक्स की जाती है। फर्स्ट, इसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा, जो है इंडोर फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग और इंडोर फार्मिंग, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि हमको इंडोर फार्मिंग करना है, अंदर फार्मिंग करना है, आर्टिफिशियल लाइटिंग से करना है। और दूसरा है ग्रीन हाउसेस के अंदर, बाहर फैन एंड पैड ग्रीन हाउस हो, नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस हो या शेड नेट हाउस हो, इसके अंदर फार्मिंग किया जाए। और फैन एंड पैड ग्रीन हाउस क्या है, नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस क्या है, शेड नेट हाउस क्या है, इस पे भी हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक, या तो आपके पास इंडोर फैसिलिटी है, आपके पास पुराना वेयर हाउस पड़ा है या फैक्ट्री का कोई स्पेयर कोना पड़ा है, या आपके पास आपके अपार्टमेंट के अंदर कोई बेडरूम खाली है, बंगलो के अंदर कोई बेडरूम खाली है, टेरेस अवेलेबल है, किचन गार्डन के लिए पीछे जगह अवेलेबल है। तो ये प्रकार के लोकेशंस में आप इंडोर फार्म, यानी कि जहाँ पे सनलाइट आप यूज नहीं करेंगे, छपरा शेड हो या इंडोर यूनिट हो जहाँ पे आप विदाउट सनलाइट फार्मिंग करना चाहें, तो इसको हम इंडोर फार्म बोलेंगे। ये इंडोर फार्म कौन कर सकता है? आज वो लोग जो सिटी से नज़दीक है, यानी कि आप मेट्रो सिटीज़ में हो, बॉम्बे में हो, मुंबई में, आप दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, या उसके अलावा आप पुणे में हो, नासिक में हो, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, जो लार्ज सिटीज़ है, मेट्रोज नहीं है लेकिन लार्ज सिटीज़ में है, जहाँ पे बड़ी होटल्स, रिजॉर्ट्स और ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स जो है उसमें ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट फॉर अ वेरी गुड लाइफस्टाइल और फॉर गुड हेल्थ और फॉर जेन्युइन रीजंस, यानी कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिससे आपको आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, डिटॉक्सिफाई होता है बॉडी। तो ऐसे लोग जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे बड़े शहरों में, और ऐसे ज़्यादा लोग हैं, ऐसे शहरों के नज़दीक में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या जगह है एम्प्टी, यहाँ पे आप इंडोर फार्मिंग कर सकते हैं। इंडोर फार्मिंग के 2 मेन पिलर्स हैं। वन इज़, आपका इंडोर फार्म ऐसी जगह पे होना चाहिए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम हो। अभी समझो आपका वेयरहाउस है या फैक्ट्री है, वो सिटी से ही 30-40 किलोमीटर दूर है, तो फिर इंडोर फार्म का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि इंडोर फार्म के अंदर आप सनलाइट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल लाइटिंग का कैपिटल एक्सपेंस भी बहुत हाई है, और उसको रन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, वो बहुत हाई है। तो इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि सोलर पैनल्स का बिल्कुल यूज़ किया जाए। नो इंडोर फार्म शुड बी डन विदाउट सोलर लाइट्स, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हमने जो भी इंडोर फार्म्स किए हैं उसमें सोलर लाइट्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है। तो ऑलवेज अपने इंडोर फार्म है उसमें सोलर पैनल्स का इंटीग्रेशन ज़रूर करें, क्योंकि सोलर पैनल लगे हुए इंडोर फार्म्स का प्रॉफिटेबिलिटी और ROI बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी इंडोर फार्म में आप कुछ ऐसे वेजिटेबल्स करें जो आप डायरेक्टली B2B और B2C मार्केट के अलावा डायरेक्ट B2C पे ही फोकस कर सके, यानी कि आप घर घर में सप्लाई कर सके या सीधा रेस्टोरेंट्स में सप्लाई कर सके, और ऐसे हाई वैल्यू क्रॉप्स को आप इंडोर में करेंगे तो 100% प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। इंडोर फार्म में नॉर्मली 4 से लेके 6 रैक्स तक या इवन 9 रैक्स तक, अगर आपका वेयरहाउस या गोडाउन बहुत बड़ा है तो 9 रैक्स तक लिया जा सकता है, मल्टी लेयर में ग्रो लाइट्स लगा के, और कम से कम जगह में, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट जगह है, 1000 से 1200 स्क्वायर फीट जगह है, तो करीबन 9 से 10 हज़ार प्लांट्स लिए जा सकते हैं। तो ये 1200 स्क्वायर फीट में अगर हम 9 से 10 हज़ार प्लांट्स ले सकते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही कम जगह में हम बहुत ही ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं, और कम जगह में हम ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। और हम अर्बन लोकेशंस के अंदर डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो बीच का लिंक है, जो होलसेलर्स हैं, दूसरे सप्लायर्स हैं, स्टॉक करने वाले लोग हैं, जो स्टॉकिस्ट बोलते हैं, जहाँ से माल आता है और फिर वहाँ से कोल्ड स्टोर में जाता है कई सारा मटेरियल, वो सब हट जाता है, सीधा आपके फार्म से फ्रेश हार्वेस्ट होके कस्टमर के पास जा रहा है या रेस्टोरेंट में जा रहा है। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट है नॉर्मली, वो B2C में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। अगर हम लार्ज स्केल कमर्शियल वेंचर्स की बात करें, जहाँ पे आपके पास सिटी से दूर जगह है,
रिमोट लोकेशंस पे भी है तो भी चलेगा, लेकिन सिटी से 25-30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर आपके पास जगह है और वो 2 एकड़ 5 एकड़ जगह है, तो उसमें यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ½ एकड़ और 1 एकड़ ऑफ अ ग्रीन हाउस फार्म, जिसके अंदर आप ये DWC यानी कि डीप वाटर कल्चर में सिंगल लेयर में आप फार्म कर सकते हैं। तो वहाँ वर्टिकल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल लेयर में कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जगह ज़्यादा है। तो वर्टिकल में कैपिटल एक्सपेंस ज़्यादा होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल में कम होता है। तो DWC इज रिकमेंडेड, डीप वाटर कल्चर, जिसमें सीधा पानी के ऊपर आपके फ्लोट्स रहेंगे और फ्लोट्स उसमें डायरेक्ट फार्मिंग होगा। इसमें आप वाइन क्रॉप्स भी लग सकते हैं, ककुम्बर है, गेरकिन्स है, कलर्ड कैप्सिकम है, चिलीज है, हैलोपिनोज है, चेरी टमाटोज है। तो काफ़ी सारी चीज़ें DWC और डच बकेट कल्टीवेशन के अंदर हो सकता है। और इसमें आप फैन एंड पैड ग्रीन हाउस है, टनल हाउसेज है, शेड नेट हाउसेज हैं, उसको कवर करके आप बना सकते हैं। और ये छोटा फार्मर है तो 5-6 लाख के बजट में भी ये कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 50 लाख 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दिस कैन बी डन ऑन अ स्मॉल स्केल, 5 lakhs 10 lakhs कैन बी योर स्टार्टअप प्रोजेक्ट, राइट। तो ये छोटे से छोटा किसान बिल्कुल कर सकता है। और ऐसे कहीं हम वीडियोज़ आके ला रहे हैं जिसमें 5 लाख 6 लाख के बजट में बजट हाइड्रोपोनिक्स किसानों के लिए हम लाने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। इंडोर फार्मिंग भी आपको हम दिखाएंगे और हम एक्सपीरियंस सेंटर भी बना रहे हैं जहाँ पे फार्मर्स आके पहले सीखें, देखें, समझे और फिर ये बिजनेस करें। तो उसका भी हम बहुत जल्दी आपको अपडेट देंगे। अब इसको कौन कर सकता है, तो मैंने जैसे बताया, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अभी कॉलेज में हैं, कॉलेज में से बाहर निकले हैं, कुछ नया करना है, या ऑलरेडी कोई बिजनेस में या प्रोफेशन में है, या उसको प्रोफेशन चेंज करना है, या लार्ज स्केल बिजनेस में ऑलरेडी है, कंस्ट्रक्शन लाइन में है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको डाइवर्सिफाई करना है और फ्रेश वेजिटेबल्स उगा के लोगों को पहुंचाना है, या कोई फिल्म स्टार्स हैं जिनको हॉबी भी है लेकिन फ्रेश खाना भी और खिलाना भी है, हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। खुद हेल्दी खाओ और लोगों को हेल्दी खिलाओ। किसान है हमारे, किसान भाई जो है, ये देश में इतने सारे हमारे किसान भाई है जिसकी वजह से ये पूरा लॉकडाउन हम लोगों ने खाना खा पाए। तो वो किसान भाई के लिए यह बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर स्मॉलेस्ट फार्म। आपका 10 बीघा में से आधे बीघा में आप 2 बीघा में लगा दो, तो इट इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन। मार्केट लिंकअप करके आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये नॉन टेक्निकल पर्सन हो या टेक्निकल पर्सन हो, फार्मर हो या ना हो, हर एक पर्सन ये फार्मिंग बिल्कुल कर सकता है, राइट। हाउ टू स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल इट अप। छोटे से छोटे स्टार्टअप करके बड़े बड़े लेवल पे कैसे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आप छोटी सिस्टम है, अगर आप छोटे किसान हैं तो आपके फार्म के अंदर एक छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं जहाँ आप हाइड्रोपोनिकली ककड़ी उगाएं, हाइड्रोपोनिकली पालक उगाएं और आप एक्सपीरियंस ले। अगर आप अर्बन फार्मर हैं, सिटी में रह रहे हैं, तो आपके टेरेस पे आप यूनिट लगा सकते हैं। अगर बेडरूम में जगह खाली है कहीं पे, तो आप वहाँ पे 500,000 प्लांट्स का एक सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये स्केल पे आप स्टार्ट कीजिए जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 2 से 5 लाख के बीच में हो। ये रेंज से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा। हाँ, 5,000 10,000 में भी छोटी किट्स मिलती है, लेकिन वो नॉन कमर्शियल किट्स होती हैं जिससे आप बिल्कुल उगा पाएंगे, लेकिन आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि कितना न्यूट्रिएंट गया, कितना मेरे को उसमें प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, ये समझ नहीं आएगा। तो छोटे से छोटा सिस्टम जब आपका लगता है कमर्शियल वाला, एज अ हॉबी, जैसे 2-5 लाख के रेंज में यू कैन हैव अ स्मॉल कमर्शियल यूनिट बट ऑन अ डेमो बेसिस, स्मॉल लर्निंग मॉडल। तो वो स्केल पे जब पायलट किया जाए और फिर उसमें आपको समझ आएगा कि मेरा इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, मेरे 500 या 1000 प्लांट्स में इतना बिजली गया, इतना न्यूट्रिएंट्स गया, इतना सीड्स गया, इतना मुझे समय देना पड़ा, इतना सब्जी आया, इतना बेचा तो इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये स्केल पे जब किया जाता है उसके बाद आपको ग्रिप आती है। फिर उसको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल ट्रिपल 10 टाइम्स करके आप उसको बड़े से बड़े स्केल में कर सकते हैं। उसके जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स है वो स्टेप्स आप ज़रूर नोट कीजिए। सबसे पहले आप जब भी पायलट प्रोजेक्ट लगाएं, तो अगर आप इंडोर फार्मिंग कर रहे हैं या आउटडोर फार्मिंग कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए मार्केट एनालिसिस। आपके शहर में या गांव में आप जहां भी ये सब्जियां बेचेंगे, तो आप पहले ये नोट डाउन करें, लिस्ट बनाएं कि कौन मेरी सब्जियां खरीदने वाला है। अगर नहीं पता तो आपको यही सर्च करना है मार्केट में कि किसको मैं ये बेचूंगा। आप आज इतना इजी हो गया, आप गूगल करते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, कितनी सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाता है। एक्सोटिक वेजिटेबल सप्लायर्स इन दिस स्टेट, वेजिटेबल सप्लायर इन दिस सिटी।
तो ये सब आप ढूंढे, फ़ोन करें, सबको मिले और पर्सनली उनको बताएं कि आप नॉर्मली कौन सी सब्जियां लेते हैं, मैं खुद ये प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ और मैं ये क्रॉप उगा सकता हूँ, आपको क्या क्या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है और क्या प्राइस रेंज होता है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सी सब्जियों का मैक्सिमम डिमांड होता है और क्या प्राइस होती है। आप इनसे इंटरेक्ट करें, मार्केट बनाएं और फिक्स करें कि मुझे 1, 2, 3, 4 और 5 क्रॉप्स में इंटरेस्ट है और यही मैं उगाना चाहता हूँ। जब आपका ये पहला स्टेप क्लियर हो जाता है और आपका मार्केट में खरीदने वाला फिक्स हो जाता है, उसी के बाद आप ये प्रोजेक्ट का शुरुआत करें। और इसी स्टेज पे आपको हमारे पास आना है। हमारे जैसे कंसल्टेंट्स को आप तभी कांटेक्ट में आए जब आपका मार्केट फिक्स हो गया हो, बिकॉज विदाउट मार्केट सेटअप बनाना सबसे इजी पार्ट है। आप कोई भी जगह देंगे, हम सेटअप खड़ा कर देंगे, आपका पैसा लग गया, आप बिजी हो गए मार्केट ढूंढने में, हम फ्री हो गए। ये सही तरीका नहीं है। द करेक्ट मेथड इज फर्स्ट फाइंड योर मार्केट, कहाँ बेचना है। इसमें आपको हम बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, लेकिन हर एक सिटी के अंदर अलग अलग सप्लायर्स होते हैं और आप इसको खुद ही सिलेक्ट करें और फाइनल करें। सेकेंड स्टेप इज, ये जब मार्केट फिक्स हो गया तो ये मार्केट में जो आपने 5 क्रॉप्स सिलेक्ट किए, वो पांचों 5 क्रॉप्स के लिए कौन सा हाइड्रोपोनिक सिस्टम सही है उसके ऊपर डिसाइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई वर्टिकल फार्म 6 लेयर वाला सबसे अच्छा है, 5 लेयर वाला सबसे अच्छा है। एनएफटी न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, हर बंदा बोल रहा है कि प्लास्टिक की चैनल में लगाओ, स्क्वायर चैनल में करो, राउंड चैनल में करो, ट्रायंगल चैनल में करो, डजंट मैटर। एनएफटी में करो, डीएफटी में करो, डीडब्ल्यूसी में करो, डच बकेट में करो, कोकोपिट में करो, डजंट मैटर। फर्स्ट यू नीड टू नो कौन सा क्रॉप है। कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो पानी में हो सकते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो मीडिया में हो सकते हैं, यानी कि कोकोपिट है, लेका है, परलाइट है, ये सारी चीज़ों के अंदर ही उसके रूट्स हो सकते हैं। तो ये हम आपको बिल्कुल एडवाइस करेंगे जब आपके क्रॉप्स फिक्स हो जाए। तो स्टेप 1 इज एज आई सेड मार्केट। सेकंड इज मार्केट के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से क्रॉप्स लेने हैं और कौन से क्रॉप्स के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी सिस्टम में जाना, राइट। ये सिस्टम डिसाइड करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको इंडोर में करने से ज़्यादा प्रॉफिट है, सिटी से नज़दीक है तो, या आउटडोर में ग्रीन हाउस में करने से ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर आपका आता है फाइनल स्टेप, जिसके अंदर आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। सोलर पैनल इंटीग्रेशन ज़रूरी है कि नहीं, एनएफटी में करें या डीएफटी में, आप डीडब्ल्यूसी में करने से बेनिफिट है कि नहीं। फिर ए फ्रेम, ए शेप में आता है ए फ्रेम, तो इसके कुछ स्लाइड्स और वीडियोस हम आपको शेयर करेंगे वीडियो के एंड में। तो ए फ्रेम में करें, आई फ्रेम में करें, वर्टिकल एनएफटीज में करें। तो ये सब कब डिसाइड होता है, 4th स्टेज पे। और 5th स्टेज पे जब आपका फाइनल हो जाता है तो आप हमसे इंटरेक्ट करके साइट का डिज़ाइनिंग करा सकते हैं, जिससे साइट में कैसे इंस्टॉलेशन होगा, कैसे सेटअप होगा, क्या कॉस्ट लगेगा, कैसे कितने समय में फिनिश होगा, और इसको फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे। यानी कि फाइनल ट्रेनिंग के अंदर हाउ टू ग्रो, उगाना कैसे, उसको हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए, उसको शेल्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए कैसे स्टोर किया जाए, उसको सप्लाई कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं 5th स्टेज में, राइट। तो ये एक ओवरव्यू हम देना चाह रहे हैं सभी भाई बहनों को जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और एग्रीप्रेन्योर्स हैं और हाईटेक एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं। इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड है, तो इसमें कोई टैक्सेशन नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है जो एवरग्रीन है। इसके अंदर मार्केट इकोनॉमी ऊपर हो या नीचे, विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव। पैंडेमिक हो, लॉकडाउन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, फार्मिंग कैन नॉट स्टॉप एंड शुड नॉट स्टॉप। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो आज का हमारा भारत है, इंडिया है, उसमें अगर यंग लोग फार्मिंग नहीं करेंगे तो आगे की कोई पीढ़ी जो फार्मिंग करेगी नहीं, तो हमको भी फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट फार्मिंग इन अर्बन प्लेसेस और रूरल प्लेसेस, और फार्मिंग जो इंडिया नंबर 1 पे है उसको और नंबर 1 पे लाया जाए, राइट। सो एनी मोर क्वेरीज, क्वेश्चंस यू हैव, आपको कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी विल मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर यू। और हमारा सब्सक्रिप्शन आप करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट करें, और यू कैन सेंड अस ईमेल्स ऑल्सो, और यू कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ अस। और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लीज़ आप जाके लाइक करें, आप देखिए उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर से हमको लिखिए। जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ पार्थ वसावड़ा साइनिंग आउट फ्रॉम रीफार्म हाइड्रोपोनिक्स। थैंक यू।